दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर पता चले कि चीन एक न्यूक्लियर हमले की आशंका के चलते सहमा हुआ है? आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपको पता चले कि चीन के सारे बड़े नेता अपने अपने आवास और दफ्तर छोड़कर बंकरों में दुबके पड़े हैं? आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपको पता चले कि चीन को इस बड़े न्यूक्लियर हमले से अमेरिका ने बचाया? आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब इतिहास का ये पन्ना आपके सामने खुलेगा और खुलेंगे कई अभी भी अधूरे रहस्य, अधूरे झगड़े? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। ये बात है 60 के दशक की। तब सोवियत संघ के प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव, चीन के सर्वेसर्वा थे माओ। कुछ समय पहले तक अच्छे दोस्त रहे सोवियत और चीन के रिश्ते उस दौर में अच्छे नहीं थे। माओ की नज़र थी सोवियत के इलाकों पर। इनमें से कई इलाके ऐसे थे जिन्हें कभी रूसी साम्राज्य ने चीन से हासिल किया था, कुछ इलाके ऐसे भी जो कभी चीन के नहीं रहे। माओ ये सब हासिल करना चाहते थे। उन्होंने पहले मछली पकड़ने के बहाने अपने लोगों को इन इलाकों में भेजना शुरू किया, फिर चीनी सेना की छोटी छोटी टीमों को पेट्रोलिंग के लिए वहां भेजने लगे। इसके बाद कहा, ये इलाके तो हमारे हैं। निकिता क्रुश्चेव युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि वो माओ को उनकी मांगों के अनुसार जमीन दे दें। ऐसे में उन्होंने सिग्नल दिया। सिग्नल ये कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सोवियत न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। माओ को लगा ये कोरी धमकियां हैं। उन्होंने अपने टोही दलों को सोवियत इलाकों में भेजना जारी रखा। इस वजह से फरवरी 1967 में दोनों पक्षों के बीच सीमा पर गोलीबारी भी हुई। इसके बाद सोवियत संघ ने चीन से सटी सीमा के पास सेना की तैनाती बढ़ा दी। चीन पर धमकियों का असर हो, इसके लिए एक और चीज भी की सोवियत ने। उसने अपने फील्ड कमांडर्स को थमाया स्केल बोर्ड मिसाइल्स। ये एक न्यूक्लियर सिस्टम था। सोवियत ने अपने कमांडरों से कहा, अगर हालात बेकाबू हो जाएं तभी इनका इस्तेमाल करना। लेकिन माओ की पेट्रोलिंग टीम्स फिर भी आती रही। 1968 के साल में सोवियत और चीन के बीच इस इलाके में 1000 से ज्यादा झड़पें हुई। लगातार युद्ध का माहौल बनता रहा और इसी बैकग्राउंड में आई 2 मार्च 1969 की तारीख। चीन के करीब 300 सैनिकों ने सोवियत की एक सीमा चौकी पर हमला कर दिया। ये सीमा चौकी थी ज़ेनबाओ आइलैंड पर। यह द्वीप था रूस की उसूरी नदी में। 1860 में हुई एक संधि में इस नदी को सोवियत और चीन के बीच सीमा रेखा माना गया था। लेकिन माओ के नए दावे इस पुरानी संधि को नहीं मानते थे। अपने दावों को मनवाने के लिए माओ छोटी छोटी झड़पें करवा रहे थे और इसी बैकग्राउंड में यह हमला हुआ, जिसमें चीनी टुकड़ी ने घात लगाकर सोवियत संघ के 31 सैनिकों को मार डाला। सोवियत ने कहा, यह सब पेचिंग के इशारे पर हुआ। इसके बाद सोवियत ने भरपूर आक्रामकता दिखाई। उसने सीमा के पास चीनी ठिकानों पर बम गिराए, लेकिन सोवियत इतने पर चुप बैठने को तैयार नहीं था। उसने न्यूक्लियर मिसाइलें तान दी चीन की तरफ। अपने यूरोपीय दोस्तों से भी कह दिया कि वो न्यूक्लियर हमला करके चीनी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की सोच रहे हैं। माओ फुल स्केल युद्ध के लिए ना तो तैयार थे और ना ही उनके पास सोवियत की सैन्य क्षमताओं का कोई जवाब था। ऐसे में माओ समेत समूची टॉप चाइनीज लीडरशिप ने डर के मारे पेचिंग छोड़ दिया, बंकरों में छिप गए। सोवियत इस न्यूक्लियर हमले के लिए इतना गंभीर था कि अगस्त 1969 में उसने वॉशिंगटन को भी इसकी खबर भेजी। कहा, आप बीच में मत पड़िएगा। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह हमला रोकना चाहता था। उसने पहले सोवियत पर पब्लिक प्रेशर बनाने की कोशिश की। इसके लिए सोवियत की भेजी रिपोर्ट भी मीडिया में लीक कर दी। इस लीक के आधार पर 28 अगस्त 1969 को वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी। इसमें लिखा था कि सोवियत हजारों टन न्यूक्लियर मटेरियल चीन पर दागने को तैयार है। चीन में हड़कंप मच गया। नागरिकों से बंकर खोदने और उनमें छिप जाने को कहा गया। सोवियत का हमला लगभग तय था, लेकिन ऐन समय में अमेरिका की रिचर्ड निक्सन सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि अगर सोवियत ने चीन पर हमला किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, वो सोवियत संघ के शहरों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका सच में ऐसा करता, इस बात पर जानकारों को शक है, लेकिन सोवियत संघ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने चीन पर न्यूक्लियर हमला रोक दिया। जानकार कहते हैं, अमेरिका ने यह हमला इसलिए नहीं रुकवाया कि उसे चीन से मोहब्बत हो
ये हमला रुकवाने के पीछे उसकी एक पुरानी खुन्नस थी, खुन्नस जुलाई 1963 की। क्या हुआ था? इस वक्त अमेरिका के पास पक्की रिपोर्ट थी कि एक आध साल में चीन अपना पहला परमाणु बम बना लेगा। चीन के पास न्यूक्लियर पावर आई तो उससे पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया खतरे में आ जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने सोवियत संघ के सामने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये कि इससे पहले कि चीन न्यूक्लियर बम बनाए, हम दोनों मिलकर उसके परमाणु ठिकानों को उड़ा देते हैं। लेकिन रूस इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था, उसने इनकार कर दिया और शायद इसी इनकार के जवाब में अमेरिका ने 1969 में सोवियत को सपोर्ट नहीं किया। और भी वजहें तो थी ही। जो भी हो, अमेरिकी बीच बचाव से चीन पर आया संकट टल गया। अक्टूबर 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच बातचीत शुरू हुई और लगभग 4 दशक बाद 2008 के साल में चीन और रूस के बीच सीमा विवाद पर फाइनल समझौता हुआ। आप कहेंगे ये दशकों पुरानी बात आज कहां से उठा लाए हम? अब तो दोनों ने सीमा का झगड़ा सुलटा लिया, दोस्ती भी हो गई। फिर ये झगड़ा आज क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि चीन में ताज़ा कुछ पक रहा है। भारत, ताइवान, जापान और साउथ चाइना सी के पड़ोसियों से युद्ध मोल लेने में लगे चीन के अंदर रूस पर भी बातें तेज हो गई हैं। वो रूस के एक बड़े अहम इलाके को चीन में मिलाने की मांग कर रहे हैं और मांग करने वालों में चीन की सरकारी मीडिया भी है और उसके बड़े अधिकारी भी। और इन सब का संबंध किस इलाके से है? उसी इलाके से जहां 1969 में सोवियत और चीन के बीच झड़प हुई थी। क्या है ये मामला? ये मामला जुड़ा है रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से में बसे एक प्रांत से। इस इलाके का नाम है प्रिमोर्स्की क्राई। इस प्रिमोर्स्की क्राई की राजधानी है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक पोर्ट सिटी है। ये बसा है सी ऑफ जापान के किनारे, जिस जगह पर रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन की सीमाएं मिलती हैं उसके पास। इसके पश्चिम की तरफ सरहद पार करेंगे तो आप चीन के हेलोंगजोंग प्रांत में पहुंच जाएंगे। व्लादिवोस्तोक की लोकेशन अहम है। इसके पूर्व की दिशा में जापान और नॉर्थ पैसिफिक ओशन पार करके आप पहुंच जाएंगे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और फिर आगे लैटिन अमेरिका तक। रूसी भाषा में व्लादिवोस्तोक का मतलब होता है पूरब का राजा या पूर्व का अधिपति। लेकिन चीन के लोग इसे इस नाम से नहीं पुकारते, वो इसे कहते हैं हाईशे नवाई। ये अलग नाम क्यों है चीन में? इसलिए कि ये कभी चीन की जमीन थी, तब जब चीन में चिंग साम्राज्य का शासन था। ये इलाका तब मंचूरिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये उसके हाथ से निकल गया और इसके पीछे जिम्मेदार थी 1856 से 1860 तक चलने वाली एक जंग, सेकेंड अफीम ओपियम वॉर। इसमें चिंग साम्राज्य की हार हुई। हार के कारण वो कमजोर हो गए। इसका फायदा उठाया रूस के जार ने। उसने 1860 में इस हिस्से को रूसी साम्राज्य में मिला लिया। जुलाई 1860 में रूस ने यहाँ नए शहर की नींव रखी और शहर का नाम रखा व्लादिवोस्तोक। रूस हर साल इस दिन का जश्न मनाता है। इस बरस इस जश्न की 160वीं सालगिरह थी। इस मौके पर चीन स्थित रूसी दूतावास ने भी 2 जुलाई को एक छोटी सी पार्टी की। इस पार्टी का एक वीडियो उन्होंने चीन की सोशल मीडिया साइट वाइबू पर डाला। फिर क्या था? इस वीडियो पर चीन के लोगों ने रूस को घेर लिया, खूब खरी खोटी सुनाई। ये तक कहा कि ये तो हमारी ज़मीन है, तुमने छीन ली, आज नहीं तो कल हम इसे वापस लेकर रहेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी एक खबर में ऐसे ही एक वाइबू यूज़र की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से बताई। क्या है ये कमेंट? अभी तो हम इसे केवल सहन कर सकते हैं, लेकिन चीन के नागरिक इसे कभी भूलेंगे नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। एक अन्य यूज़र ने लिखा कि हमें भरोसा रखना होगा कि हमारे पूर्वजों की ये ज़मीन भविष्य में एक दिन हमारे पास ज़रूर वापस आएगी। रूसी दूतावास की वीडियो पर तल्ख प्रतिक्रिया देने वालों में सिर्फ चीन के आम लोग नहीं थे, डिप्लोमेट्स और मीडिया कर्मी भी शामिल थे। मसलन सरकारी न्यूज़ चैनल CGTN के पत्रकार शेन शिवई। उन्होंने ट्विटर पर रूसी दूतावास की पोस्ट का स्क्रीनशॉट डालते हुए लिखा, चीन स्थित रूसी दूतावास का ये ट्वीट वाइबो पर लोगों को पसंद नहीं आया। व्लादिवोस्तोक का इतिहास 1860 से शुरू होता है, जब रूस ने वहाँ मिलिट्री हार्बर बनाया। लेकिन इससे पहले इस शहर का नाम था हाईशे नवाई और ये चीन की ज़मीन थी। पेइचिंग के साथ गैर बराबरी वाली संधि करके रूस ने इस भूभाग को अपने कब्जे में लिया था। पत्रकार शेन शिवई ने इसी आधार पर एक और ट्वीट भी किया और उसमें लिखा कि ये ट्वीट 1860 के हमारे उन अपमानित दिनों की याद दिलाता है। शेन शिवई के अलावा चीनी डिप्लोमेट जांग हेकिंग की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ये वही शहर है ना जो अतीत में हमारा हाईशे नवाई हुआ करता था। व्लादिवोस्तोक पर चीन के आम लोगों का ये रिएक्शन कोई नई बात नहीं है। वो अक्सर ये मुद्दा उठाते रहते हैं। ये उनके लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा है। व्लादिवोस्तोक जाने वाले चीनी पर्यटक भी अक्सर उस शहर को देखकर ठंडी सांसें भरते हैं, कहते हैं ये हमारा है और इसे लेकर रहेंगे। पर ये आम लोगों की राय थी, सरकारी पत्रकारों और अधिकारियों की प्रतिक्रिया थी। मगर सरकार क्या सोचती है चीन की? क्या वो भी व्लादिवोस्तोक का जिक्र करते हैं? जवाब है नहीं, फिलहाल तो नहीं। चीनी सरकार ऊपर ऊपर से इस मसले पर कुछ नहीं बोलती। उनकी चुप्पी का कारण है 2008 में हुआ सीमा समझौता।
इस समझौते के लिए 1991 से 2008 तक रूस और चीन के बीच कई स्तर की वार्ता हुई और इन वार्ताओं में उसूरी और अमूर नदियों में बसे कुछ द्वीपों का मामला भी चीन ने उठाया। इनमें से कुछ द्वीप वही थे जहां 60 के दशक में दोनों देशों ने लड़ाई की, लेकिन आधिकारिक बातचीत में व्लादिवोस्तोक का मसला चीन ने कभी नहीं उठाया, जबकि 60 के दशक में माओ ने इस शहर पर भी दावा किया था। 10 जुलाई 1964 को जापान के साप्ताहिक अखबार शेकाई शूहो को एक इंटरव्यू देते हुए माओ ने कहा था कि करीब 100 बरस पहले बाइकाल झील के पूर्व का समूचा इलाका हमारा था। इन इलाकों में खाबरोवस्क, कमचातका प्रायद्वीप और व्लादिवोस्तोक भी शामिल है। हमने सोवियत संघ के साथ अभी ये मसला सेटल नहीं किया है। इन दावों से इतर वार्ता की टेबल पर चीन ने व्लादिवोस्तोक को अपना नहीं बताया। अब दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा तय हो गई है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय तीनों स्तरों पर ही व्लादिवोस्तोक रूस का है, लेकिन इसके बावजूद चीन में ये मसला उठता रहता है। सरकार खुद नहीं कहती, लेकिन उसका तंत्र इस मुद्दे को जिंदा रखता है। और ये तो सभी जानते हैं कि चीन में कोई भी वही कहता है जो चीन की सरकार चाहती है। और चीन की सरकार न सिर्फ चाहती है बल्कि सब जानती भी है, और लोग कहते हैं कि जानबूझकर वो इन भावनाओं को भड़काती है। रूस के लोग क्या कहते हैं? वो नहीं मानते कि व्लादिवोस्तोक कभी चीन का था। उनका कहना है कि चीन ऐसे ही दावे करता रहता है। रूसियों के मुताबिक चीन के लोग बस मछलियां पकड़ने आते थे व्लादिवोस्तोक के इलाके में। वो ये भी कहते हैं कि चीनी आक्रामकता के कारण हम आशंकित रहते हैं। उन्हें ये तक लगता है कि एक दिन चीन रूस के सुदूर पूर्वी इलाके पर हमला भी कर सकता है। 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। उसमें रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल पर दिखाए एक प्रोग्राम का जिक्र था। इसमें रूस के जाने माने फिल्म डायरेक्टर निकिता मिखालकोव का जिक्र था। निकिता ने एक टीवी प्रोग्राम में एक स्क्रिप्ट की बात कही। इस स्क्रिप्ट की कहानी ये थी कि चीनी सेना ने प्रिमोर्स्की क्राई इलाके पर हमला किया। उन्होंने व्लादिवोस्तोक समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया। मिखालकोव ने यह स्क्रिप्ट सुनाई और कहा, मैं ऐसी हॉरर फिल्म बनाकर लोगों को डराना नहीं चाहता। मिखालकोव ने जिस डर की बात कही वो डर रूसी सरकार को भी है। आज जैसे चीन में व्लादिवोस्तोक को लेकर माहौल बन रहा है, वैसा ही कभी रूस में क्रीमिया पर माहौल बना था। रूस ने इतिहास का हिसाब लेते हुए क्रीमिया पर कब्जा किया। रूस के लोग अमेरिका से अलास्का वापस खरीदने की बात भी करते हैं। ये सारी बातें अपने स्वभाव में चीन के व्लादिवोस्तोक सेंटीमेंट जैसी ही हैं। अभी रूस और चीन को एक दूसरे की ज़रूरत है। अमेरिकी विरोध ने इन्हें साथ कर दिया है, लेकिन ये साथ छूट भी सकता है, जैसे 60 के दशक में हुआ था। एक दूसरे के दोस्त रहे सोवियत संघ और चीन नॉकआउट युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। रूस फिर से ये स्थिति नहीं चाहेगा, इसलिए वो चाहेगा कि हर हाल में चीन और भारत के बीच पार का बैलेंस बना रहे। सबके ऊपर हावी चीन जितना खतरनाक हमारे लिए है, उतना ही रूस के लिए भी। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है अफ्रीकी देश माली से। बुर्किना फासो के नज़दीक मोप्ती नाम का एक इलाका है। वहाँ बाइक पर आए हमलावरों ने 27 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावर फुलानी शहर से आए थे। माली में आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी है। ये संगठन देश के उत्तरी इलाकों में कब्जा करके अब मध्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इन हमलों के पीछे जिहादी तत्वों का हाथ होने की भी आशंका है। दूसरी सुर्खी फ्रांस से है। यहाँ प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप और उनके मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सभी के इस्तीफे कबूल कर लिए। पिछले दिनों मैक्रों ने कैबिनेट में बदलाव की बात कही थी। इन इस्तीफों को उसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरी सुर्खी है पनामा से। यहाँ 2 पूर्व राष्ट्रपतियों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनके नाम है रिकार्डो मार्टिनेली और जुआन कार्लोस वरेला। मार्टिनेली 2009 से 2014 तक और वरेला 2014 से 2019 तक देश के राष्ट्रपति रहे। इन दोनों पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। जांचकर्ताओं ने 2 जुलाई को दोनों से लंबी पूछताछ भी की। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं हमारे तारीख सेक्शन की तरफ। आज तारीख है 3 जुलाई। इसका इतिहास जुड़ा है एक असफल स्पेस मिशन से। आज से ठीक 51 बरस पहले यानी 3 जुलाई 1969 के दिन की बात है। इस दिन सोवियत का N-1 सीरीज का 5L रॉकेट अंतरिक्ष के लिए उड़ा, लेकिन जमीन की सतह छोड़ते ही एक जोरदार धमाके के साथ रॉकेट के चीथड़े उड़ गए। ये धमाका इतिहास का सबसे बड़ा गैर परमाणु मानव निर्मित धमाका था। ये शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान की बात है। अमेरिका और सोवियत संघ में तब आगे बढ़ने की होड़ थी, और सिर्फ धरती पर नहीं थी, अंतरिक्ष में भी दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। 1960 के दशक की शुरुआत तक सोवियत इस रेस में काफी आगे था, लेकिन फिर आया अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक अपोलो मिशन। इसका लक्ष्य था इंसान को चांद की सतह पर उतारना। कई कोशिशों के बाद साल 1969 में अमेरिका को इसमें कामयाबी मिली। ये सफलता मिली थी अमेरिकी रॉकेट सैटर्न 5 के बूते, और इसी मिशन का जवाब था रूसी रॉकेट N-1। N-1L5 इस सीरीज का दूसरा रॉकेट था। ये अपने अमेरिकी राइवल सैटर्न 5 से कई मामलों में अलग था। मसलन इसमें ऊर्जा के लिए लिक्विड हाइड्रोजन की जगह रॉकेट प्रोपेलेंट 1 का इस्तेमाल हुआ था। ये केरोसिन का एक रिफाइंड रूप है। एक और बड़ा अंतर यह था कि सैटर्न 5 में जहां 5 बड़े इंजन लगे थे, वहीं इस रॉकेट में इस्तेमाल हुआ था 30 छोटे छोटे इंजनों का।
जानकारों की माने तो यही दोनों चीज़ें N1 की असफलता के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। 3 जुलाई 1969 के दिन L5 को लॉन्च किया गया। लॉन्च टावर के ऊपर निकलते ही इसके एक इंजन में खराबी आ गई। देखते ही देखते इतना बड़ा धमाका हुआ कि इसका मलबा 10 किलोमीटर तक के इलाके में फैल गया। बताया जाता है कि रॉकेट का केवल 15% ईंधन ही धमाके में डेटोनेट हो पाया। अगर बाकी का ईंधन भी डेटोनेट होता तो धमाका और भी ज़्यादा बड़ा होता। इस तरह के हादसे हथियारों की होड़ का हिस्सा हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। आगे के 2 दिन शनिवार और इतवार छुट्टी के दिन, इसलिए आपसे उम्मीद है कि मुलाकात होगी सोमवार को। शुक्रिया।